हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चाहे आप एचपीएफएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई एचएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहां आपका सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेनली डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है। हिंदी में भी हो सकता है पेपर और इंग्लिश में भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट यदि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्रियल या जो आप इस तरह डीलिंग से रिलेटेड सीटों पे बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस पे हम बात करेंगे कि कैसे नोटिंग लिखी जाती है, कैसे ड्राफ्टिंग होती है, इसमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं नोटिंग की। ये नोटिंग और ड्राफ्टिंग एक वर्ड नहीं है। नोटिंग का मतलब अलग होता है और जो ड्राफ्टिंग का मीनिंग अलग है। ये नोटिंग क्या होता है? ये होता है जब विद इन द ऑफिस कोई कम्युनिकेशन होता है एक सीट से, मींस एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी तक या एक कर्मचारी से अधिकारी तक, ये जो कम्युनिकेशन है या कोई उसने कोई बात बतानी है इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म, तो क्या होता है कि वो कहीं लिख के ये लेटर पुटअप करता है। तो ये कैसे करना पड़ता है, ये सारा प्रोसेस जो वो नोटिंग में आता है। उसके बाद मान लो विद इन द ऑफिस कोई डिसीजन ले लिया है, वो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिस को भेजना है या अपने सीनियर ऑफिस को भेजना है, तो उसके लिए कोई लेटर लिखना पड़ता है या कोई कम्युनिकेशन करना पड़ता है। जो लेटर लिखना है या कम्युनिकेशन करना है उसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग ऑफिशियल भी हो सकती है और नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी भी हो सकती है। मींस ड्राफ्टिंग, जैसे देखो आप, ऑफिशियल कैपेसिटी मींस जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को लिखा जा रहा है या एक ऑफिस से किसी इंडिविजुअल को लिखा जा रहा है, तो वो तो हो गया ऑफिशियल ड्राफ्टिंग। नॉन ऑफिशियल ड्राफ्टिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप अपने भाई को लेटर लिख रहे हैं, अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं या अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं, वो हुआ नॉन ऑफिशियल। बट पेपर में आपसे नॉन ऑफिशियल जनरली नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे ऑफिशियल लेटर की बात की जाएगी। इस पे चर्चा करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये लेटर है। उसमें उन्होंने किसी जगह का एक इलेक्शन करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया है और उन्होंने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन देना सुनिश्चित करें, सो दैट कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वो इंश्योर करना आसान हो जाए। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, ये इसके लिए कैसे करना होगा, ये थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है। जब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जब आप इस तरह के नोटिंग ड्राफ्टिंग के एग्ज़ाम देंगे, कोई पेपर आपने करना होगा, तो स्पेलिंग्स को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग में गलती होगी तो ये, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, यहाँ पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए, अब बात मैं ये कहता हूँ, ये लेटर मान लिया आ गया डीलिंग असिस्टेंट के पास। अब कैसे आया, ये डायरी होके आया होगा डीलिंग के पास। अब डीलिंग असिस्टेंट अपने लेवल पे डीसी डिप्टी कमिश्नर के पास इस लेटर को नहीं ले जाते हैं। वो क्या करेंगे कि कहीं फाइल पे उसको पहले लेंगे, उसको लिखेंगे, अपने ओपिनियन देंगे, अपना उसको आगे सुप्रीडेंट को लेटर फॉरवर्ड करेंगे उस फाइल को। उसके बाद सुप्रीडेंट के बाद ग्रेड 1 के पास जाती है, ग्रेड 1 के बाद जो है वो पीए के पास जाती है, पीए के बाद जो है ये फाइल जाएगी डिप्टी कमिश्नर। तो अगर ये चैनल को फॉलो अगर कहीं रिटर्न में ना होता, तो हर सीट के पास जो डीलिंग असिस्टेंट था उनको जाना पड़ना था, और हर जो भी सीट पे ऑफिशियल बैठे हैं उनको डीलिंग असिस्टेंट को अप्राइज कराने पड़ना था कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। तो इस चक्कर को कम करने के लिए एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन्होंने बनाया है जिसका नाम है नोटिंग। नोटिंग मीन्स एक लेटर है, एक सिंपल एक पेज है, जहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये इसी की एग्जांपल लेता हूँ। तो डीलिंग असिस्टेंट क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये लेटर फला फला ऑफिस से है और इसमें इन्होंने क्या करा है कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया है और फला फला जगह पे जो है इलेक्शन होने हैं। इसके लिए फ़लानी तारीख को इलेक्शन होंगे और फ़लाँ तारीख को जब वो इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। इसमें कंसर्न जो एसडीएम है और जो बीडीओज़ हैं या जो कंसर्न्ड तहसीलदार हैं उनको ये फलां डायरेक्शन देना उचित रहेगी। इस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो ये सारा कौन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेगा फाइल पे कहीं जो डीलिंग असिस्टेंट है।
अब डीलिंग असिस्टेंट ने लिख दिया, अपने सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर जो करेंगे वो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और सिग्नेचर करने के बाद वो फाइल आगे चली जाएगी ऑटोमेटिकली, और उसको मार्क कर देंगे जो उनका हायर ऑफिसर है, मीन्स मान लो सुपरडेंट है, तो सुपरडेंट के पास फाइल चलेगी। अब सुपरडेंट क्या करेंगे कि अपने कमेंट उसको पहले पढ़ेंगे नोटिंग को, उसमें जो भी उनको लगता है कि इसमें कोई और ऐड करने की ज़रूरत है वो लिखेंगे। और पहले डीलिंग असिस्टेंट का जो उन्होंने लिखा वो थोड़ा जल्दी ज़्यादा होता है, और उसमें से क्रक्स निकाल के अब सुपरडेंट अपना कमेंट्स दे देंगे। उसके बाद उसको सुपरडेंट भी अपने सिग्नेचर करेंगे। फिर ये चले जाएगी डिप्टी कमिश्नर के पीए के पास। अब पीए क्या करेंगे कि वो भी उसको पढ़ेंगे पूरी नोटिंग को, और उसमें जो मेन क्रक्स हैं उसको यहाँ पे कहीं ब्लैक एंड वाइट में लिख के नोटिंग शीट पे, फिर ये फाइल चली जाती है वर्दी डिप्टी कमिश्नर के पास। अब डिप्टी कमिश्नर क्या करेंगे, उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेटर की, वो क्योंकि सारा नोटिंग शीट में लिखा हुआ है, उसमें से क्रक्स निकाल के उसमें वो जो साथ में ड्राफ्टिंग का एक लेटर भी जाता है, वो डिप्टी कमिश्नर उनको साइन करके फिर कंसर्न को वो लेटर जो कन्वे हो जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये नोटिंग है। तो देखिए अब इसको लिखने के लिए इस आर्ट, ये तो लैंग्वेज है, जितना आप अच्छा लिख सकते हैं, बट आप हमें उसको ड्राफ्ट करने से पहले कुछ हमारे पास रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रूल्स क्या है, हम पॉइंट बाई पॉइंट इसको यहाँ पे चर्चा करने की डिस्कस करेंगे। देखिए यूटिलिटी ऑफ नोटिंग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने जो क्रक्स था वो आपको समझाने की कोशिश कर दी है। ये देखिए जो ये मैंने बोला इंटरनल जो कम्युनिकेशन है विद इन द ऑफिस का जो कम्युनिकेशन है, ये नोटिंग शीट पे रहता है, वो एक फाइल पे जो पेज है उस पे रहता है। ये जो नोटिंग शीट है ऑफिस से बाहर जल्दी नहीं जाती है, बाहर जाएगा लेटर बन के इन द फॉर्म ऑफ जो भी डिसीजन लिया गया उसका एक लेटर बन के जाएगा। और दूसरी बात ये क्या करता है, मेन एस्पेक्ट को डिस्कस करता है, और ये क्या होता है कि जो डीलिंग असिस्टेंट है वो एक इसमें डिटेल में थोड़ा लिखेंगे, और अल्टीमेटली जिस अथॉरिटी ने साइन करने अल्टीमेटली डिसीजन लेना है उनके पास ये जो है एक कंक्रीट और क्रिस्टल क्लियर होके नोटिंग शीट में जाना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट मैं करता हूँ कि नोटिंग की टाइप कितनी है। देखिए नोटिंग दो टाइप की होती है, एक है सिंपल नोटिंग और एक होती है डिटेल नोटिंग। ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि काइंड ऑफ नोटिंग कितनी है, तो इसलिए मुझे लगता है थ्योरेटिकली भी आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैं बात करूँगा सिंपल नोटिंग। सिंपल नोटिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे जो इनफॉर्मल, देखो कोई मान लो जैसे ऑफिस से एक अपने हायर ऑफिस ने अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिस है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसमें कोई डिसीजन लेने वाली बात नहीं है, तो सिंपल जो इन्फॉर्मेशन लेनी उन लेटर के लिए सिंपल नोटिंग की जा सकती है। सिंपल नोटिंग का मतलब जस्ट ये लिखेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इसलिए जो है वो उनसे उचित इन्फॉर्मेशन लेना उचित रहेगा, बस इतनी सी नोटिंग लिख के काम चल सकता है। फिर कोई अगर मैंने बोला कि अगर कोई लेटर आया है जिसमें इन्फॉर्मेशन आई है, तो वो भी क्योंकि कंसोलिडेट करने ऊपर आपने हायर अथॉरिटी को भेजनी है, तो भी उसको ये लिखते हैं कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई है जो हायर अथॉरिटी को कंसोलिडेट करके भेजनी उचित रहेगी, तो इतना करके सिंपल नोटिंग करके भी काम चल सकता है। या कोई रिप्लाई आए हैं, रिप्लाई लेना है या रिप्लाई देना है, या कोई जिसमें मेन जो बात है कि जहाँ पे पॉलिसी डिसीजन नहीं है वहाँ पे हम सिंपल नोटिंग चला सकते हैं। फिर अगर मैंने बोला कि कोई मान लो ऊपर से कोई हायर अथॉरिटी से कोई लेटर आया जिसको हमने जस्ट आगे जो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं या कंसर्न को कहीं अगर उसको सर्कुलेट करना है, तो इस स्थिति में जो है वो सिंपल नोटिंग से जो काम चल सकता है। फिर नेक्स्ट, अगर कोई मान लो कोई लेटर आया उसके एनक्लोज करना है, सिर्फ हमने लेटर आया ऐसा चाहिए किसी जो सबॉर्डिनेट ऑफिस है या किसी और को हमने एनक्लोज करना है, तो उस स्थिति में भी क्योंकि उसमें देखिए जनरली जहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है या आपने कोई बड़े इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उन स्थिति में सिंपल नोटिंग जब चल सकती है। फिर उसके बाद एनी फैक्चुअल पोजीशन और डाटा इज़ टू बी सेंड, मीन्स कोई डाटा आपके पास है, बस उसको आपने डाटे को कंसोलिडेट करके ऊपर हायर अथॉरिटी को भेजना है, तो उसमें भी सिंपल नोटिंग चल सकती है। रेगुलर रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, मीन्स यहाँ पे फिर अगर मान लो आपने कोई लेटर लिखा था उसमें फिर रिमाइंडर लगाना है, तो बार बार आपको डिटेल में नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो इन स्थिति में जो है वो सिंपल आपकी जो नोटिंग चल सकती है। फिर या एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपने कोई मीटिंग करी, उसमें प्रोसीडिंग बनी है, प्रोसीडिंग के साथ जस्ट एक फॉरवर्डिंग आपने भेजनी है, तो उस फॉरवर्डिंग को भेजने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी जो आपकी हेड ऑफ द ऑफिस है उनसे साइन होने कहीं उस पे लेटर पे, तो उस
उस लेटर पे सिग्नेचर कराने के लिए आप क्या करेंगे, एक सिंपल नोटिंग पे फाइल पुटअप कर देंगे। अब है डिटेल नोटिंग। देखिए डिटेल नोटिंग का मतलब ये है, अगर कोई नई पॉलिसी बननी है तो उस पर तो डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। फिर कहीं अगर आपने एक्ट रूल बनाने हैं ऑफिस में, मींस आप जब सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पे आप बैठे हैं तब आपको डिटेल नोटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। या कहीं कोई मान लो आपका जो ऑफिस है सबॉर्डिनेट ऑफिस, वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं तो क्लैरिफिकेशन देनी है तो उसके लिए भी आपको डिटेल नोटिंग करनी पड़ेगी। या फिर कोई रूल्स एक्ट में इसमें रिलैक्सेशन मांग रहे हैं तो वहाँ पे भी डिटेल, ये जो मेन डिसीजन वाले हैं उनके लिए डिटेल जो है नोटिंग करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ऑल कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कोई जो ऐसे कंप्लीट सर्विस मैटर्स रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैटर है, वहाँ पे भी डिटेल करनी पड़ेगी। या ऑल जो एक ऐसे मामले हैं जहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ऑर्डर देने की ज़रूरत है, वहाँ पे भी क्या होता है कि डिटेल नोटिंग करने की ज़रूरत है। ये कैसे लिखी जाती है मैं आपको एक एक्चुअल एक नोटिंग शीट भी करके बताऊंगा। फिर यह जैसे कई बार होता है कि जैसे मान लो हम सेक्रेटरीट में बैठे हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट की, लॉ डिपार्टमेंट की या पर्सनल डिपार्टमेंट की भी ओपिनियन लेनी है, तो उस स्थिति में भी हमें डिटेल जो नोटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये देखिए, ये है नोटिंग शीट। ये थोड़ा इस ग्रीन जैसे कलर की होती है, लाइट ग्रीन कलर की होती है। इसमें ये मार्जिन होता है, ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह 2 सेंटीमीटर हमें ऊपर रखना पड़ता है मार्जिन जब लिखना है, और 2 सेंटीमीटर ही हमें यहाँ पे डाउन में मार्जिन रखना पड़ता है। ये मार्जिन क्यों रखते हैं, क्योंकि फाइल में कई बार क्या होता है कि इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन, मैंने बोला डिसीजन से रिलेटेड भी होते हैं, तो ताकि फटे ना या कुछ इसमें कोई कटिंग ना हो, तो इसलिए हमें तीनों साइड जो है वो मार्जिन 2 सेंटीमीटर रखना पड़ता है। और जो यहाँ राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमें जो है वो इसका मार्जिन 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखना पड़ता है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो जैसे नोटिंग सीट है, तो सबसे पहले जब लेटर आता है तो इसका कहीं सीरियल नंबर होता है, डायरी नंबर होता है, डेट आती है कि कौन सी डेट को आया, पेज भी इसमें कितने पेजेस हैं, पीयूसी है, पेपर अंडर कंसिडरेशन है या फ्रेश रिसिप्ट है, लेटर नंबर है, डेट है, ये कहाँ से आएगी, ये सारा जो है हम ऊपर ये लिखेंगे हम यहाँ पे नोटिंग सीट के सबसे टॉप में। नेक्स्ट उसके बाद अब डीलिंग असिस्टेंट क्या करेगा, उनके लिए छोटी सी इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या करना। देखिए जैसे मैंने पूरी आपको एक अभी ड्राफ्ट एक रफ सा बताया था कि क्या करना है। अब इसमें इन्होंने बोला है कि डीलिंग असिस्टेंट क्या करेगा, सबसे पहले तो इसको डिटेल में पढ़ेगा, जो भी लेटर है उसको डिटेल में पढ़ेगा, फिर देखेगा कि ये कोई फ्रेश लेटर है या कोई पुराना लेटर है जिसके ऊपर हमने कोई कंसिडरेशन करनी है। तो ये सारा डिटेल में करने के बाद वो क्या करेंगे कि इसको कहीं इस पे लिखेंगे नोटिंग शीट पे, और इसका मतलब ये रहेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि डीलिंग हैंड को इस सारे केस का पता है कि क्या था और क्या करना है या क्या करना है, तो वो जानना चाहेगा, तो अपने हायर अथॉरिटी को उसकी राय लेने के लिए जो है वो आगे लिख सकता है। फिर ये हो गया पहला पेज। उसके बाद केसेस, फिर ओल्ड हिस्ट्री, जहाँ पे पुराना है कहीं, क्योंकि होता है ये तो कंटिन्यूसली एक फाइल है तो फाइल के साथ ही पेजेस लगते रहते हैं। अगर कोई पुराना है तो वहाँ पे वो लिखेगा कि फ़लाने पेज नंबर के फ़लाने पॉइंट नंबर में ही ऑलरेडी ये डिस्कस हो गया था, पुरानी हिस्ट्री हो उसको कहीं फ्लैग कर देंगे। या फिर अगर कोई और है, कोई डिटेल है, तो उसके लिए अलग सी फाइल भी साथ में लगा सकते हैं। और नोट शुड ऑलवेज भी कंसाइज। देखिए ये जो नोट है ये कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, बहुत लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि और दूसरी बारबेटिंग में नहीं होनी चाहिए कि जैसा लेटर है ऐसा ही वहाँ पे भी नहीं नोटिंग शीट में आ जाना चाहिए। ये जनरली थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है कि जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मान लो लेटर लिखा, तो हम लिखेंगे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये चाहा है या उन्होंने ऐसा करने के निर्देश दिए हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, कोई चीज़ है बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ को आप फैक्चुअल पोजीशन को बार बार या बारबेटिंग को एज सच ना लिख के उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें इन्हें बताया कि रेपिटेशन को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। फिर अगले नेक्स्ट देखिए, जहाँ नई पॉलिसी, मैंने बोला कि जहाँ नई पॉलिसी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने हैं या रूल एक्ट रूल फ्रेम होने या कोई आरएनपी रूल कोई फ्रेम होने, या जहाँ पे पर्सनल लॉ या जो फाइनेंस की कोई ओपिनियन लेनी है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने, वहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि डिटेल उनको जो है वो नोटिंग करनी पड़ेगी। डिटेल नोटिंग में क्या लिखना पड़ेगा, जो डीलिंग असिस्टेंट है पहले तो पूरी
ब्रीफ बैकग्राउंड लिखना पड़ेगी केस की कि क्या क्या था और क्या क्या इसमें चाहिए। फिर उसकी फैक्चुअल पोजीशन बताएंगे कि आज की डेट में क्या है इशू इन्वॉल्व। फिर इसमें ये भी बताएंगे कि ये इशू है, ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पोजीशन बताएंगे कि आज की करंट इसमें जो फैक्चुअल पोजीशन क्या है। और लास्ट में जो इसमें बताना पड़ेगा कि इसमें पॉसिबल अल्टरनेट क्या है। हो सकता है डीलिंग असिस्टेंट के पास पॉसिबल अल्टरनेटिव ना हो, तो जो उनके इमीडिएट सीनियर हैं या जो अल्टीमेटली बीच कहीं चैनल में कुछ ऑफिसर हैं, वो अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे या पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे इस नोटिंग शीट में लिखते रहेंगे। उसके बाद ये कुछ एक पॉइंट हैं जो डीलिंग असिस्टेंट को या जो भी नोटिंग शीट लिख रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो उनको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब वो नोटिंग शीट लिखते हैं। देखिए, मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक मार्जिन छोड़ना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर का। वहाँ पे इसे हम बोलते हैं नंबर के लिए जो है वो एक मार्जिन रहता है। यहाँ पे हम हर एक पैरे के लिए एक नंबर देंगे। जैसे पैरा ख़त्म हुआ तो दूसरा पैरा शुरू हुआ तो वहाँ पे हम पैरा नंबर 2 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह करेंगे। ये आप समझ गए कि मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, टॉप पे भी ऊपर भी, और चारों साइड जो है वो मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। और नोट्स जितने भी नोट हैं शुड बी प्रॉपर्ली रेफरेंस। जितने भी नोट्स हैं वो सारे लेटर में हर पॉइंट जो वो यहाँ पे रेफर किया होना चाहिए। रिलेवेंट लेंथी एक्सट्रैक्ट, जो भी मैंने बोला कि जो बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शन है या जो साथ में सपोर्टिंग इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है वो फाइल के अंदर लगा देना है। उसको एज सच जो है वो इस पर नोटिंग शीट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पे कई पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, एक ही इस पे जहाँ पे एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है या कोई और उसके लिए कंसर्न फाइल हैं, कोई और फाइल हो सकते हैं, तो उनके जो है वो पेजेस, कंसर्न पेजेस फ्लैग करके नोटिंग सीट के फाइल के साथ रखे जा सकते हैं। और मैंने बोला ये जो लिखी जाती है हमेशा थर्ड पर्सन में, ऐसे जैसे वर्डिंग लिखी है वैसे नहीं होगी, थर्ड फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज जो है वो बड़ी पोलाइट होनी चाहिए, कर्टियस चाहिए और टेम्परेट होनी चाहिए। ऐसी रफ सी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। और जहाँ तक पॉसिबल हो एब्रीविएशन बेचारा अनकॉमन वो यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल एब्रीविएशन का मतलब है कि जैसे टेक केयर के लिए हम आज की डेट में व्हाट्सएप पे लिखते हैं TC, या थैंक यू के लिए THQ। ऐसी एब्रीविएशन जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। पूरे एग्जैक्ट वर्ड लिखने पड़ेंगे क्योंकि केवल उनका हो सकता है कि अथॉरिटी या जो किसी को उनका आगे मतलब ना पता हो। फिर इसमें बताएगा कि कोई मान लो बार बार एक लेंथी वर्ड है, जैसे पेपर अंडर कंसिडरेशन, उसको हम शॉर्ट में PUC लिख सकते हैं, पर जहाँ पेपर अंडर कंसिडरेशन लिखा वहाँ शॉर्ट में हम PUC लिखेंगे। फिर हम बार बार जब पेपर अंडर कंसिडरेशन होगा तो उसको हम PUC आगे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इसमें ये बोला गया है कि सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड लिखने, ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कहीं ऐसा ना इतना बड़ा लिख दें कि जनरली जो नोटिंग होती है ये जो एक लेटर है उसमें लेटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट सेंटेंसेस जो है वो यूज़ होने चाहिए। और जहाँ पे इन केस अगर कोई सेक्रेटरी या मिनिस्टर हायर मिनिस्टर लेवल पे रहता है तो वहाँ पे समरी ही जानी चाहिए और वहाँ पे कंक्रीट ये डिसीजन के लिए लिखा होना चाहिए कि क्या डिसीजन जो है वो उनके द्वारा लिए जाना है। कंक्लूडिंग पोर्शन, जब डीलिंग असिस्टेंट या जो भी नोटिंग लिख रहे हैं तो लास्ट में नोटिंग शीट में कंक्लूडिंग पॉइंट होना चाहिए कि क्या क्या इसमें उसमें समरी के बाद जो है कंक्लूड होना चाहिए कि इसमें ये एक्सपेक्टेड था और ये चीज़ जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। जब जैसे ये कंक्लूडिंग पोर्शन हो जाता है और तो जो लास्ट में जो क्या करेंगे, जो डीलिंग असिस्टेंट है या जो भी जिस टेबल पे ये फाइल गई हुई है वो अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर इनिशियल में नहीं होने चाहिए और वो अपना साथ में नाम लिखेंगे। और उसके साथ जनरली जो कंक्लूडिंग पोर्शन है बिल्कुल लास्ट पेज पे इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्योंकि अगली अथॉरिटी के पास जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि लास्ट पेज पे जैसे में ख़त्म हो रही है बिल्कुल बॉटम पे, तो कोशिश करिए कि 1-2 लाइनें नेक्स्ट पेज पे इसको आप लिख सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे उस पर लिखते हैं तो इसमें एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी
कि दो एटलीस्ट दो एक्स्ट्रा ब्लैंक नोट शीट जो है वो इस सीट के साथ अटैच करनी होगी, क्योंकि ये जैसे हम कर्सिव सीट बोलते हैं ये होती है कि क्योंकि जो नेक्स्ट अथॉरिटी है उन्होंने भी इस पे लिखना होता है, तो ये दो एटलीस्ट दो जो एक्स्ट्रा ब्लैंक शीट जो है वो यहाँ पे इस सीट के साथ जो अटैच करनी पड़ेंगी। और ये लास्ट में मैंने बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे जो मार्जिन है वहाँ पे नोटिंग नंबर लिखा जाएगा, हर पैराग्राफ के लिए एक अलग नोट होगा। और लास्ट में जैसे ही उन्होंने डीलिंग असिस्टेंट ने सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर के साथ अपना नाम लिखेंगे और जो इमीडिएट जो उनका नेक्स्ट हायर लेवल की अथॉरिटी है उनका डेजिग्नेशन लिख के उस नोटिंग शीट को इस फाइल कवर के साथ आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो जैसे उन्होंने कर दिया, इसको फॉरवर्ड कर दिया, तो फिर क्या होगा कि उसमें अल्टीमेटली जो हायर अथॉरिटी है वहाँ तक वो फाइल जाती है, या जिस भी लेवल तक फाइल जानी चाहिए वहाँ तक जाती है और वहाँ पे डिसीजन हो जाता है। अब डिसीजन जो हो गया वो डिसीजन अगले जो या हायर अथॉरिटी को या लोअर जो ऑफिसर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट करने के लिए नोटिंग सीट की कॉपी कहीं भी नहीं जाएगी, वो विद इन द ऑफिस रह जाएगी। अब जो उसमें ऑर्डर आए हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए आगे करनी पड़ती है ड्राफ्टिंग। ये ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग इज़ अ फॉर्मुलेशन ऑफ डिसीजन एंड ऑर्डर इन द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू दोज कंसर्न। जिनके लिए डिसीजन लिए गए हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप की होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लें तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। नोटिंग बताया गया कि इंटरनल कम्युनिकेशन है, इंटरनल प्रोसेस है डिपार्टमेंट का विद इन द ऑफिस, और ये जो ड्राफ्टिंग है ये है टू कन्वे टू द अदर्स, इसके लिए। फिर उसके बाद इट मस्ट फेथफुली कन्वे द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द डिसीजन टेकन थ्रू द नोटिंग प्रोसेस। जो नोटिंग में डिसीजन ले गया वैसा ही उसको लेटर एंड स्पिरिट में डिसीजन को जो कन्वे करना पड़ेगा अथॉरिटी को। अब मैं बात कर रहा था कि कम्युनिकेशन है, मींस कम्युनिकेशन करना पड़ेगा जो कंसर्न है उनको, जो ऑफिस के बाहर हैं, मींस सबॉर्डिनेट हैं या फिर जो हायर ऑफिस में बैठे हैं उनके लिए। तो ये कम्युनिकेशन के लिए जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो 15 है। क्या होता है? मींस जैसे देखिए कोई भी ऑफिस से लेटर जाता है वो 15 टाइप में हो सकता है। सबसे पहले जो आज की डेट में कॉमन है ईमेल है, दूसरा लेटर फॉर्मेट है, तीसरा ऑफिस मेमोरेंडम फॉर्मेट है, तीसरा डीओ लेटर है, पांचवा यूओ लेटर है, छठा जो मेमोरेंडम है, सातवां ऑफिस ऑर्डर है, छठा ऑर्डर है, ये आठवां। उसके बाद नोटिफिकेशन के फॉर्म में भी कम्युनिकेशन जाता है, रेजोल्यूशन बनता है, प्रेस कम्युनिक्यू, प्रेस नोट बनता है, एंडोर्समेंट बनती है, फैक्स मैसेज आते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, या एसएमएस के थ्रू भी आज की डेट में जो वो कम्युनिकेशन होता है। ये ज़्यादा इसमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा बताऊँगा कि ईमेल कब लिखनी पड़ेगी, लेटर किस फॉर्म कब लिखा जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम कब जारी किया जाता है, डीओ नोट कब लिखा जाता है, यूओ नोट कब लिखने की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरेंडम, क्योंकि हर टाइम के लिए जो है हर अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग जो फॉर्मेट है उसमें आपको ये जो है वो कम्युनिकेशन मींस लेटर जो है वो लिखना पड़ेगा। तो ऑर्डर की फॉर्म में केवल ऑर्डर होगा तो ऑर्डर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मेमोरेंडम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये सारा नोटिफिकेशन भी होगा। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर इसी वीडियो में बनाऊँगा तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा, हम अब आप नोटिंग के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब मैं ड्राफ्टिंग के कम्युनिकेशन की कैसे कम्युनिकेशन के मोड हैं एक एक पे चर्चा करके एक बताने की कोशिश करूंगा कि हर को कैसे कम्युनिकेशन को कैसे लिखा जाता है। इसी तरह की मैं वीडियो बनाता रहूँगा, बट ये तभी पॉसिबल है अगर आप इसको देखते रहेंगे और अपने आप इसमें अगर कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उसको अपनी अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड कर पाऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग HB नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।